जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं द नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर एक्सट्रीमिस्ट फेज के बारे में, यानी कि चरमपंथी चरण के बारे में, जो कि टाइम रहेगा 1905 से 1917 का। इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे बच्चों, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था मॉडरेट्स के बारे में, याद होगा, यानी कि उदारवादी युग के बारे में पढ़ा था, जो टाइम चला था 1885 से 1905 के बीच में। फिर 1885 से 1905 तक जो उदारवादी युग के जो लीडर्स थे, जो नेता थे, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे डिमांड्स थी उनकी, क्या क्या जो उन्होंने समाज के लिए किया था, उन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कहां से पढ़ने वाले हैं, चरमपंथी, यानी कि जो उग्रवादी युग के जो लोग थे, उग्रवादी युग के जो नेता थे, उनके बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमारा चैनल है द ब्राइट क्लासरूम, आप इसको जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप जो है देश दुनिया की जो खबरें हैं आप वहां पर पढ़ सकें, और शॉर्ट्स में जो करंट अफेयर्स हैं आप उनको भी पढ़ सकें, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आज का जो अपना टॉपिक है उसे शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले एक्सट्रीमिस्ट फेज की बात करें तो यहां पे क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है कि बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ अग्रेसिव नेशनलिज्म वाज गेनिंग स्ट्रेंथ। दिस न्यू ट्रेंड केम टू बी नोन एज एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट नेशनलिज्म। क्या कहना चाहता है कि 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में मतलब क्या था कि अब जो है अग्रेसिव लोग, अग्रेसिव राष्ट्रवाद जो है वो जन्म ले रहा था। अग्रेसिव मतलब उग्र, ठीक है। इससे पहले हमने उदारवादी पढ़े कि सब शांत थे, रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी खत्म होते होते क्या हुआ कि उग्र राष्ट्रवाद जो है अब उसको जो है स्ट्रेंथ मिल रही थी पूरे भारत के अंदर, और इसी चीज को कहा गया एक्सट्रीमिस्ट फेज, यानी कि उग्रवादी युग। क्या कहा गया? उग्रवादी युग, या फिर हम कह सकते हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म। इसका मतलब होता है उग्र राष्ट्रवाद, राइट। तो हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर उग्र राष्ट्रवाद का उदय कब से हुआ है? 19वीं शताब्दी के अंत में, राइट। दूसरा क्या था? द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, जो उग्रवादी जो नेता थे ना, उन्होंने क्या किया, उनका यह मानना था कि जो उदारवादी युग के जो लीडर्स थे ना, उन्होंने जो भी किया है उनसे कोई नतीजा तो निकला नहीं है, राइट। तो उनके जो भी एफर्ट्स थे वे सब बेकार थे। उन्होंने कहा कि भाई उदारवादी युग के लीडर जो थे, उदारवादी युग के जो नेता थे, वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं हमारे देश के लिए, तो उनके जो तौर तरीके हैं वो गलत है, हमें उनके खिलाफ, हमें जो है उनके साथ नहीं चलना चाहिए, हम अपने तरीके अपनाएंगे। उन्होंने रेडिकल वेज को अपनाया। रेडिकल वेज का मतलब होता है बच्चों कट्टरपंथी रास्ते, ठीक है। उन्होंने कट्टरपंथी रास्तों को अपनाया, जैसे हड़तालें करना, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशंस करना, जो फॉरेन गुड्स थे यानी कि विदेशी जो वस्तुएं थी उनका बॉयकॉट करना, उनका बहिष्कार करना, राइट। तो इनके तरीके ये थे। उदारवादी जो हमने पहले पढ़े उनके तरीके क्या थे? रिक्वेस्ट करना, पिटीशन डालना, लेटर्स लिखना, एप्लीकेशन लिखना। लेकिन इनका क्या था? हड़तालें करना, जो विदेशी वस्तु हैं उनका बहिष्कार करना। इस तरह से इन लोगों ने क्या किया, अपनी डिमांड और अपने जो विचार थे वो ब्रिटिश सरकार के आगे रखे, राइट बच्चों। उसके बाद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर उग्रवादी कुछ लीडर्स थे जिनका डोमिनेंस था, यहां पे जिनका वर्चस्व था। कौन कौन से थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इनको जो है बच्चों लाल बाल पाल भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लाल पाल बाल का मतलब बताइए, तो लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल, राइट। इन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार को कह सकते हो ना कि तारे दिखा दिए थे दिन में, राइट, इन तीनों ने। उसके बाद नाउ द लोकलाइज नेशनल मूवमेंट्स बिगेन टू टेक द शेप ऑफ पैन इंडिया मूवमेंट, कि जैसे ही उग्रवादी लीडर्स, उग्र जो लीडर्स थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, जब वो आए तो जो लोकल जो मूवमेंट्स थे ना, जो लोकल जो आंदोलन चल रहे थे, अब वो पूरे भारत में फैल चुके थे, अब वो पूरे भारत देश के मुद्दे बन चुके थे, राइट। दूसरा क्या था? The hostile attitude of the Britishers and the failure of the moderates to achieve important goals led to the belief that method of the moderates would not bear fruit। क्या कहना चाहता है कि भैया जो अंग्रेजों का जो रवैया था, अंग्रेजों का जो रवैया था भारतीयों के खिलाफ, राइट। दूसरा, जो मॉडरेट्स जो लोग थे, जो उदारवादी जो लीडर्स थे, ठीक है, वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, जो उनके लक्ष्य थे वो उनको प्राप्त नहीं कर पाए। इन सब से लोगों को ये तो पता चल गया था कि अगर हम उदारवादी लीडर्स के भरोसे रहे ना तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इनके जो तौर तरीके हैं वो पूरी तरह से क्या है? वो पूरी तरह से गलत है, राइट। अब
उग्रवादी जो लोग थे, उग्र स्वभाव के जो लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट जो थे, वो क्यों राइज हुए, क्या क्या कारण थे कि जिनकी वजह से लोग जो हैं उदारवादी से किस ओर गए, उदारवादी से उग्रवादी की ओर गए, उग्र नेताओं की तरफ गए। तो सबसे पहला था रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश एटीट्यूड, कि ब्रिटिश जो सरकार थी उनका जो रवैया था वो लोगों को समझ आ चुका था कि भाई ये हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले। दूसरा, ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। भाई जब उग्र जो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे जब वो आए तो तब तक जो है लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक आत्मसम्मान जाग चुका था कि भी हम भी इंसान हैं, हमारा भी कोई आत्मसम्मान है। तीसरा, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। भी उस टाइम पर लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिख चुके थे, और लेकिन पढ़ लिख तो चुके थे लेकिन देश के अंदर क्या थी, देश के अंदर बेरोजगारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था। ठीक है, बेरोजगारी थी, इसलिए भी लोग जो है खिलाफ हुए, इसलिए लोग एक्सट्रीमिस्ट लोगों के साथ हुए। दूसरा, इंटरनेशनल इवेंट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस। उस टाइम पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारी घटनाएं हुई, हम आगे चलकर इस लेक्चर में पढ़ेंगे भी क्या क्या घटनाएं हुई थी, तो उन सब का प्रभाव भी लोगों के ऊपर काफी पड़ा। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, यानी कि उस टाइम पर क्या था कि उग्र राष्ट्रवादी जो आइडियोलॉजी थी, उग्र राष्ट्रवादियों की जो सोच थी वो लोगों तक पहुंची कि भाई हम जो उदारवादी जो गलतियां कर रहे थे हम वो गलतियां नहीं करेंगे, हम अपनी मांगों को, हम अपनी डिमांड्स को अंग्रेजों से क्या करेंगे, मनवा के रहेंगे। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे, जो उग्र स्वभाव के जो नेता थे, वो निकल कर आए समाज में। उसके बाद बच्चों, द लीडर्स ग्रेजुअली रियलाइज द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, दैट द इंपीरियलिस्ट गोल्स ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट वर ओनली लीडिंग टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। क्या कहना चाहता है कि धीरे धीरे नेताओं को यह बात समझ में आ गई थी कि ब्रिटिश सरकार का जो भारत के अंदर शासन चल रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भारत को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत का शोषण करना चाहते हैं, वो भारत के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोच रहे हैं भारत के लोगों के लिए। उस टाइम पर इंटरनेशनल लेवल पर ना बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारी घटनाएं हुई जिससे लोग और जागरूक हुए। जैसे अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा देश था यूथोपिया। तो यूथोपिया ने क्या किया था, 1896 में इटली को हरा दिया था। इटली भैया उस टाइम की बहुत बड़ी पावर था। तो छोटे से देश ने, यूथोपिया ने क्या किया, इटली को हरा दिया। वहीं जापान ने रशिया को हरा दिया 1904-1905 के अंदर। सोचो रशिया कितना बड़ा देश है और जापान कितना सा देश है। तो जब इस तरह के इंसिडेंट्स हुए ना, तो इस तरह के इंसिडेंट से जो इंडियन नेशनल जो लीडर्स थे, भारत के जो राष्ट्रीय जो नेता थे, उनको यह बात समझ में आ गई थी कि यदि आपका समुदाय, यदि आपका ग्रुप डेडिकेटेड है, उसके बाद दृढ़ निश्चय है, कमिटेड पीपल है, ऐसे लोग हैं जो दृढ़ निश्चित रखते हैं कि नहीं भाई हम तो देश के लिए ये सब करेंगे, ठीक है, हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो भैया ये कोई मुश्किल नहीं है कि आप बड़े शाही शासन का विरोध कर सको, आप ब्रिटिश सरकार को जो है, जो ब्रिटिश सरकार को देश से बाहर निकाल सको। समझ रहे हो? तो ये चीज उस टाइम पे लोगों को समझ में आ चुकी थी इन दो इंसिडेंट्स की वजह से। कौन से? जब यूथोपिया ने इटली को हराया 1896 में, और जब जापान ने रशिया को हराया 1904 और 5 में। राइट? देयर वर मैनी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल इन चाइना, टर्की एंड इजिप्ट, मेकिंग देयर बिलीफ इवन स्ट्रॉन्गर। सिर्फ यही दो एग्जांपल नहीं थे, इवन चाइना, टर्की और इजिप्ट, है ना, चाइना, तुर्की और इजिप्ट, इन देशों के अंदर भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए उस टाइम पर, है ना। यहां पे जो है क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जिसकी वजह से जो लोगों का जो विश्वास था वो और पक्का होता गया कि नहीं भाई प्यार से बात नहीं बनेगी, अब लठ तो उठाना पड़ेगा। राइट बच्चों? उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश एटीट्यूड। भाई ब्रिटिश जो एटीट्यूड था, अंग्रेजों का जो रवैया था भारतीय लोगों के प्रति, ठीक है, उसकी कैसे पहचान कर पाई है? तो देखिए, द एगिटेटर्स ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट डायरेक्टली अटैक द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी इन इंडिया। उस टाइम के जो लीडर्स थे उन्होंने सीधा उंगली उठाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि भी इतने सालों से तुम लोग हमारे देश पे राज कर रहे हो, फिर भी हमारा देश गरीब क्यों है? आधे से ज्यादा जनता हमारी गरीब है, 90% पॉपुलेशन हमारी गरीब है, भूख से मर रही है वो, ठीक है। तो उनको एटीट्यूड समझ में आ गया कि भैया ये तो सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, इनको दूसरों से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, द नेशनलिस्ट स्पेशली those who were politically conscious realized the actual aim of the British rule, which was to develop their home country at the cost of India। क्या था कि जो लीडर्स थे, जो राष्ट्रवादी जो लोग थे, जो पॉलिटिकली कॉन्शियस थे, जिनको राजनीति का पूरा ज्ञान था, उनको यह पता चल गया था कि ब्रिटिश सरकार का असली मकसद यह है कि भारत से पैसा कमाओ, अपने देश को विकसित करो।
इंडिया के अंदर चाहे कुछ भी होता रहे, हमें इंडिया की कोई परवाह नहीं है, हमें तो भैया अपना देश विकसित करना है, ऐसी सोच थी ब्रिटिशर्स की। ये चीज जो है समझ में आ चुकी थी उनको। दे बिलीव इंडिया कैन अलोन बी गवर्न एंड कंट्रोल बाय द इंडियंस देमसेल्व्स स्ट्रेंथन्ड अमंग द नेशनलिस्ट। क्या कहना चाहता है कि उस टाइम के जो राष्ट्रवादी जो लीडर्स थे उनको इस बात का विश्वास था कि भैया भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है, भारत जो है ना, भारत अपने आप गवर्न कर सकता है, हमें किसी की यहां पे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है समझ में आ रही होंगी आपको कि ब्रिटिश एटीट्यूड को कैसे पहचाना वहां के उस टाइम के लीडर्स ने। दे एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट दैट इंडियन इंडस्ट्रीज कुड नॉट डेवलप अंटिल द इकोनॉमिक कमांड ऑफ इंडिया इज गिवन टू द इंडियन गवर्नमेंट। क्या कहता है, इन्होंने ये भी कहा कि जो भारत के जो उद्योग है ना, वो तब तक विकसित नहीं हो सकते हैं जब तक भारत की जो आर्थिक जो कमांड है, अर्थव्यवस्था की जो कमांड है, वो आप भारत सरकार को नहीं दे देते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि जितना भी कुछ हो रहा था देश के अंदर आर्थिक रूप से, अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से जितने भी फैसले थे वो ब्रिटिश सरकार ले सकती थी, इंडियंस को उसमें कोई भी पावर नहीं थी। लेकिन उस टाइम के लीडर्स ने ये कह दिया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप चाहते हो कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्री डेवलप हो तो वो तब तक डेवलप नहीं हो सकती जब तक आप आर्थिक कमांड हमें नहीं दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई 1896 से 1900 के बीच में बहुत सारे मतलब भारत देश के अंदर बहुत सारे फेमाइंस आए, यानी कि भूखमरी फैली काफी जगह, जिसकी वजह से लगभग भारत के अंदर 90 लाख लोग मारे गए थे बच्चों। जस्ट इमेजिन, 90 लाख लोग सिर्फ 4-5 सालों के अंदर ही। राइट, तो इन सबसे सिचुएशन क्या हुई, इन सबसे सिचुएशन और खराब हो गई, लोग जो है बहुत ज्यादा नाराज हो चुके थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। राइट, और भी कुछ एक थे, ब्रिटिश सरकार ने कुछ एक नए कानून बना दिए थे जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो और ज्यादा नाराज हो गए। कौन कौन से थे? एक क्या किया इन्होंने, 1898 के अंदर 1898 में एक नया लॉ, एक नया कानून बनाया जो था आईपीसी सेक्शन 156A। आईपीसी का मतलब होता है बच्चों इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड आज की डेट में तो ये बंद हो चुका है इंडिया के अंदर, क्योंकि अब बीएनएस आ चुके हैं ना, भारतीय न्याय संहिता। राइट, लेकिन इससे पहले क्या था, आईपीसी है ना। हम बोलते हैं ना कि फलानी धारा लग गई, वो धारा लग गई, 302 लग गई, 307 लग गई, दैट वाज आईपीसी। तो 1898 में आईपीसी के अंदर एक नया सेक्शन ऐड किया गया, 156A। इसके अंदर क्या था कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नाराजगी जताता है या कुछ बुरा भला बोलता है ब्रिटिश सरकार को, तो उसके खिलाफ यह सेक्शन लगा दिया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। यानी कि अब आप ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कह सकते हो कि भी हमें ब्रिटिश सरकार से नफरत है, ब्रिटिश सरकार ऐसी है, ब्रिटिश सरकार वैसी है। आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी जिसके अंदर सेक्शन लगेगा 156A। क्लियर है बच्चों? और कौन कौन से कानून लागू कर दिए? 1904 में इन्होंने लागू किया इंडियन ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट। कौन सा जारी किया? इंडियन ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट, जिसके तहत क्या कर दिया गया, जो प्रेस थी, जो मीडिया थी, उनकी जो आजादी थी उसको जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको सीमित कर दिया कि आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मतलब आप कुछ भी अगर अखबार में छापते हैं तो सबसे पहले आपको हमें दिखाना पड़ेगा, तभी आप अखबार में छाप सकते हो। हालांकि हम प्रेस के बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इसके ऊपर पूरा लेक्चर मिल जाएगा। राइट, उसके बाद 1897 में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, 1897 में नाटू ब्रदर्स थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलाया गया। ठीक है, और इनको जो है क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और बेसिकली ना तो यह बताया गया कि इनको क्यों गिरफ्तार किया गया, सीधा जो है डिपोर्ट कर दिया गया इनको इंडिया से। उसके बाद 1897 में बाल गंगाधर तिलक, बच्चों इनको लोकमान्य भी कहा जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को भी क्या कर दिया गया था, इनको भी सजा दी गई थी। लगभग 18 महीने की इनको सजा मिली थी। क्यों? इनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने जो है एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स को फैलाया है, यानी कि इन्होंने लोगों को भड़काऊ भाषण दिए हैं, इन्होंने लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़काया है, इसलिए इनको जो है 1897 में क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भी आपको बता चुका हूं कि पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म के लिए सबसे पहली बार जेल कौन गए थे, तो उनका नाम था बच्चों श्री बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। राइट, उसके बाद मोर ओवर इंडियन सून रियलाइज दैट इवन इन सोशल एंड कल्चरल स्फेयर द ब्रिटिश रूल वाज नॉट प्रोग्रेसिव। धीरे धीरे भारत के लोगों को यह बात समझ में आ गई थी कि भाई जो ब्रिटिश जो रूल है ना, ब्रिटिशर्स का जो राज है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक नजरिए से हमारे लिए प्रोग्रेसिव नहीं है, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं करने वाले हैं, कुछ भी नहीं करेंगे ये। राइट, उसके बाद क्या हुआ बच्चों, द नेशनलिस्ट कंडेम्ड द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904। कहता है जो राष्ट्रवादी लोग थे ना, उन्होंने कड़ी आलोचना की इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 की।
उनका मानना ये था, उनका ये था कि भाई ये जो अब यूनिवर्सिटीज को क्या कर रहे हैं, अपने अंडर कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। बेसिकली राजनीतिक क्रांतिकारियों को पैदा करने वाली फैक्ट्रियां हैं ये यूनिवर्सिटी। बोले सब कुछ पहले सही चल रहा था, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज को क्या कर रहे हैं, अपने अंडर ले रहे हैं। तो इससे क्या देखने को मिलता है कि अब यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या सब पढ़ाएंगे, ये राजनीतिक क्रांतिकारियों को पैदा करेंगे, ये उस चीज की फैक्ट्रियां हैं। समझ रहे हो, ये सारी बातें कही गई थी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के बारे में। द अबव एक्शन फोस्टर्ड द बिलीफ दैट सेल्फ रूल इज प्री रिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्या कहता है कि इन कामों से यह विश्वास बढ़ा देश के लोगों के अंदर कि आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए स्वशासन बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्फ रूल बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ब्रिटिशर्स के हम कह सकते हैं कि उनके बस पे, उनके लेवल पे हम नहीं रह सकते, हमें स्वशासन देश के अंदर जो है लाना ही पड़ेगा। राइट बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्या कहता है, ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। भाई उस टाइम भारत के लोगों के अंदर ना कॉन्फिडेंस आ चुका था, सेल्फ रिस्पेक्ट आ चुका था, उसकी ग्रोथ कैसे हुई है ना, कैसे जो है लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया, ठीक है, और कैसे जो उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आई, आत्मसम्मान की भावना ही, अब उस सब के बारे में जानते हैं। A prolonged period of political activeness made the nationalists politically aware and helped them to gain experience in the political field. This enhanced the confidence of the leaders. क्या कहना चाहता है कि भी काफी लंबे समय से जो इंडियन जो लीडर्स थे, जो पॉलिटिकली एक्टिव थे, राइट, पॉलिटिकली जो एक्टिव थे, पॉलिटिकली जो अवेयर थे, उनको पॉलिटिकल फील्ड का पूरी तरह से क्या हो चुका था, एक्सपीरियंस हो चुका था कि राजनीति के अंदर क्या सही है, क्या गलत है, आप कैसे कैसे अपने डिमांड्स मनवा सकते हो ब्रिटिश सरकार से। इन सब चीजों का जो है उनको क्या हो चुका था, एक्सपीरियंस हो चुका था, जिससे क्या हुआ, जो लीडर्स थे उस टाइम के, उनके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस आ चुका था। राइट, दूसरा क्या था कि भाई जो इंडियंस थे ना, उनके अंदर कल्चरल रिवाइवल हुआ, उनको अपनी संस्कृति की पहचान आई, उनको याद आया कि भाई हमारे देश की संस्कृति क्या थी, और इसीलिए उसी जब उनको संस्कृति अपनी याद आई, उसके बाद उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी आई, है ना, आत्मसम्मान भी जागा उनके अंदर। उस टाइम के कुछ लीडर्स थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने भारत के लोगों को इंकरेज किया, भारत के लोगों को प्रोत्साहित किया कि भैया आप अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जगाओ, आप अपने अंदर आत्मसम्मान जगाओ, आप ब्रिटिशर्स के आगे मत झुको बिल्कुल भी। The leaders further exclaimed that Indians can run administration on their own without relying on the Britishers. इन्हीं लीडरों ने लोगों के अंदर ये बातें पहुंचाई, लोगों को ये समझाया कि हमें अपना एडमिनिस्ट्रेशन, हमें अपने देश का प्रशासन चलाने के लिए ब्रिटिशर्स की जरूरत नहीं है, हम ब्रिटिशर्स के भरोसे नहीं बैठेंगे, हम अपने देश का जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे हम खुद भी चला सकते हैं, हमें ब्रिटिशर्स के पीछे लगने की जरूरत नहीं है यहां पर। राइट, उसके बाद क्या हुआ, द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू टेक द नेशनल मूवमेंट अ स्टेप फर्दर, वाइडनिंग इट बाय इन्वॉल्विंग द मासेस। अब ये जो राष्ट्रवादी जो आंदोलन था, जो मूवमेंट थी, ठीक है, अब इसको जो एक्सट्रीमिस्ट, जो उग्र स्वभाव के जो नेता थे, वो इसको और आगे तक लेके जाना चाहते थे ताकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग जो इसके अंदर जुड़ सके। इवन स्वामी विवेकानंद जी का भी कहना था कि अगर दुनिया में कोई पाप है, अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है कमजोरी, सभी कमजोरियों से बचो, कमजोरी ही पाप है, कमजोरी ही मौत है, और यही सच की आखिरी बात है। जो भी चीज आपको फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली कमजोर बनाती है, उसे जहर समझकर छोड़ दो, उसमें कोई जिंदगी नहीं है, वह सच नहीं हो सकती। ये शब्द थे बच्चों स्वामी विवेकानंद जी के। राइट, आप इससे समझ सकते हो कि वो भी इसी ओपिनियन में थे कि भाई अगर आप ब्रिटिशर्स से परेशान हो, तो आप अगर उससे फिजिकली, स्पिरिचुअली या इंटेलेक्चुअली जो है वो आपको कमजोर बनाती जा रही हैं, आपको वीक करती जा रही हैं, तो आप उन सब चीजों को छोड़ दो, यानी कि ब्रिटिश सरकार के पीछे लगने का कोई भी फायदा नहीं है यहां पर। राइट, उसके बाद बच्चों ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। भाई भारत के अंदर शिक्षा का कैसे विकास हुआ, और मीनवाइल जैसे जैसे लोग पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे देश के अंदर क्या बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे देश के अंदर जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। लोग पढ़ते जा रहे थे, नौकरियां इतनी थी नहीं। द नंबर ऑफ एजुकेटेड इंडियंस ग्रू सब्सटेंशियली बाय द एंड ऑफ द 19th century. Many of these educated Indians got increasingly attracted toward the radical ideas. क्या कहता है कि धीरे धीरे भारत के अंदर अलग अलग वर्ग के जो लोग थे, अलग अलग समाज के जो लोग थे, वो पढ़ते ही जा रहे थे, ठीक है, वो एजुकेटेड होते जा रहे थे। 19वीं शताब्दी की यह बात थी, 19वीं शताब्दी के एंड की बात थी, ठीक है। अब नौकरियां देश के अंदर थी नहीं, तो इस वजह से हुआ क्या, जो बेरोजगार लोग थे वो उनके दिमाग में रेडिकल आइडियाज आने लग चुके थे, कट्टरपंथी विचार आने लग गए थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ।
राइट। द इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस इंडियंस, जो आर्थिक रूप से जो भारतीय जो पिछड़े हुए लोग थे, उन्होंने क्या किया, रेडिकल पॉलिसीज को, रेडिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लिया था, जो कट्टरपंथी जो उनकी नीतियां थी उनको ज्वाइन किया। ठीक है, क्यों, उसका एक एग्जांपल है, जैसे कि भाई जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो यूरोपियंस थे वो अंग्रेजों को तो बहुत अच्छी तनख्वाह दिया करते थे, ठीक है, लेकिन जो भारत के जो इंप्लॉइज थे उनको बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी, जिससे उनका गुजारा ही नहीं चलता था। राइट। तो देयर वाज ए लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट इवन अमंग द एजुकेटेड इंडियंस। तो धीरे धीरे क्या हुआ, नौकरियां लिमिटेड है, उसके अंदर भी आप सैलरी पूरी दे नहीं रहे हो, जिसकी वजह से क्या हुआ, देश के अंदर पढ़े लिखा तबका तो बढ़ता जा रहा था और साथ साथ क्या होती जा रही थी, बेरोजगारी भी देश के अंदर बढ़ती जा रही थी। राइट बच्चों, द मॉडर्न एजुकेशन एक्सपोज्ड इंडियंस टू द वेस्टर्न आइडियाज ऑफ द डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म एंड रेडिकलिज्म विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड देम। सम ऑफ देम बिकम द प्रोपेगेटर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मेथड ऑफ द नेशनलिज्म। क्या कहना चाहता है कि जब आधुनिक शिक्षा भारत के अंदर आई है ना, जब मॉडर्न एजुकेशन भारत के अंदर आई, तब भारत के लोगों को पता चला कि भैया डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, रेडिकलिज्म क्या होती है, कट्टरपंथी विचारधारा क्या होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और उनमें से कुछ तो प्रोपेगेटर बन चुके थे, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट जो मेथड थे, जो उग्र नेताओं के जो तौर तरीके थे ना, उन्हीं का प्रचार करने में लग गए। जिनके पास नौकरी नहीं थी वो कहते ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इन्हीं विचारों को क्या करेंगे, हम इन्हीं विचारों को लोगों के सामने क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। समझ में आई बच्चों इतनी बात। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, इंटरनेशनल इवेंट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस। मैंने आपको बताया था कि भारत के लोगों के ऊपर इंटरनेशनल इवेंट्स का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उस टाइम पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारी घटनाएं हुई जिसका पूरा प्रभाव पड़ा किसके ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर। जैसे उस टाइम पर बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, जैसे द इमरजेंस ऑफ मॉडर्न जापान प्रेजेंटेड एन एग्जांपल टू द अदर एशियन कंट्री दैट यूरोपियन नेशंस आर नॉट इनविंसिबल, इवन द माइटिएस्ट मिलिट्री पावर कैन बी डिफीटेड बाय द डेडिकेटेड एफर्ट्स ऑफ द पीपल। क्या कहना चाहता है कि उस टाइम पर सबसे तकड़ी, सबसे बढ़िया मिलिट्री पावर, सबसे पावरफुल जो मिलिट्री पावर थी वो थी रशिया की। बच्चों जस्ट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 1904-1905 की बात थी। तो जापान ने क्या किया, जापान ने रशिया को हरा दिया था। तो उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया एशियन कंट्रीज के सामने, एशियन देशों के सामने, कि भैया भले ही आपके पास आर्मी छोटी हो, भले ही आपका देश छोटा हो, लेकिन अगर आपके लोगों के अंदर एकता है, आपके लोगों के अंदर एक डेडिकेटेड एफर्ट्स देने की जो है एक कह सकते हो पावर है, एक यूनिटी है उनके अंदर, तो आप किसी भी बड़ी सी बड़ी मिलिट्री पावर को आप बड़ी ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, हरा सकते हो। राइट। उसके बाद भाई उस टाइम पर एक मिथ फैली हुई थी कि जो यूरोपियन है ना, यूरोपियन वो सुपीरियर है हर जगह। लेकिन जब यूथोपिया ने इटली को हराया, जापान ने रशिया को हराया, तो इन सब से क्या हुआ, यूरोपियंस की सच्चाई सामने आ गई लोगों के कि नहीं भैया ये कोई सुपीरियर नहीं है, हम इनको भी क्या कर सकते हैं, हम इनको भी बड़ी ही आसानी से हरा सकते हैं। बस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूनिटी में रहना पड़ेगा। राइट। उसके बाद बच्चों इसके अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जैसे आयरलैंड, तुर्की, मिस्र, रूस और चीन जैसे कई क्रांतिकारी आंदोलनों में इस विश्वास को बढ़ावा दिया कि देशभक्ति और आत्म बलिदान की भावना से सबसे शक्तिशाली तानाशाह सरकार को भी गिरा सकती है। यानी कि अगर आपके अंदर नेशनलिज्म है और आपके अंदर आत्म बलिदान की भावना है, ठीक है, तो आप जो है किसी भी सरकार, किसी भी तानाशाह सरकार को क्या कर सकते हो, गिरा सकते हो। राइट बच्चों। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या कहता है कि भाई उग्र राष्ट्रवादी जो भावना है वो उसका कैसे जो है लोगों तक पहुंची है वो। तो उस टाइम के कुछ लीडर्स थे, एक थे बच्चों राज नारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, ये बंगाल के थे, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, ये महाराष्ट्र के थे। ठीक है, तो अश्विनी कुमार दत्त जी बंगाल के थे और ये महाराष्ट्र के थे। ठीक है, तो हुआ क्या, इन जैसे नेताओं ने क्या किया, उग्रवादी सोच का प्रतिनिधित्व किया। जो हम कह सकते हो जो मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट थी, यानी कि जो उग्रवादी सोच थी, उसके ये लीडर बने। उसके थ्रू जो इन्होंने क्या किया, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई। इस तरह की उग्रवादी विचारधारा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत से ही थी, लेकिन जब चरमपंथियों ने कांग्रेस की लीडरशिप संभाली तो यह और तेज हो गई। क्या कहना चाहता है कि भाई नो डाउट कि जब उदारवादी युग के जो लोग थे उनकी भी थी कि हम देश के लिए ये करेंगे, हम देश के लिए वो करेंगे, ठीक है, वो भी सही चल रहे थे। लेकिन जब उग्रवादी यानी कि जो चरमपंथी जो लोग थे, चरमपंथी जो नेता थे, जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप संभाली तो हम कह सकते हो कि भाई भारत के लिए स्ट्रगल था वो और तेज हो चुका था। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। अब हम बच्चों जानते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना। एग्जाम में 101% यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है बच्चों। तिलक साहब बच्चों, बाल गंगाधर तिलक, सबसे पहली बात इनको लोकमान्य भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है, लोकमान्य इनको उपाधि मिली थी।
बाल गंगाधर तिलक की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इनका जन्म हुआ था रत्नागिरी में, महाराष्ट्र के अंदर। कब हुआ था? 1856 में। ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या की थी? ग्रेजुएशन की थी। और इन्होंने खुद को डेडिकेट कर दिया था टू द कॉज ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन, कि भाई मैं तो सिर्फ क्या करूंगा, समाज के लिए और देश के हितों के लिए ही कार्य करूंगा, और मैं कोई नौकरी छोकरी नहीं करने वाला। इन्होंने बच्चों दो अखबार शुरू किए थे। एक था बच्चों महारत्ता, जिसे हम मराठा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो पेपर के अंदर आपको मराठा वर्ड मिलेगा या मिलेगा महारत्ता। ठीक है, तो ये एक न्यूज़पेपर था, इसे इंग्लिश भाषा में जो इन्होंने छापा था। और एक था बच्चों केसरी, इसे छापा था मराठी भाषा में। तो दोबारा से सुन लो, मराठा या महारत्ता ये न्यूज़पेपर छपा था इंग्लिश के अंदर, और केसरी ये छपा था बच्चों मराठी के अंदर। इन दो न्यूज़पेपर के थ्रू इन्होंने क्या किया? लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पहुंचाई, कि भी लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना जागे, उसके लिए इन दो न्यूज़पेपर का इन्होंने सहारा लिया। और लोगों से इन्होंने आग्रह किया, लोगों से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप भैया बोल्ड बनो, है ना, आप करजिस बनो, आप जो है करजिस मतलब बहादुर बनो, आप इंडिपेंडेंट बनो, यानी कि स्वतंत्र बनो। आपको ब्रिटिशर्स के बलबूते नहीं रहना चाहिए, ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, आप अपना इंडिपेंडेंट आपको बनना चाहिए। ये सारी बातें कही थी इन दो न्यूज़पेपर से बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है बच्चों, उसके बाद इन्होंने क्या किया? He initiated novel methods for instilling an ethnic pride like Shivaji festival in 1895 where he asked the young Marathis to be as courageous as Shivaji। क्या कहते हैं कि इन्होंने जो है ना नॉवेल्स के जरिए, अपने अखबारों के जरिए जो है लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि ये 1895 की बात है, कि जैसे शिवाजी महाराज जी का हम त्यौहार मनाते हैं ना, वैसे ही अपने मराठियों से उन्होंने आग्रह किया कि आप भी शिवाजी की तरह क्या बनो? करेजियस बनो। आप भी शिवाजी की तरह क्या बनो? बहादुर बनो। जैसे वो बहादुर थे वैसे आप लोग भी बहादुर बनो। इन्होंने भारत के अंदर गणपति महोत्सव शुरू करवाया, है ना, जिसे हम गणपति विसर्जन बोलते हैं ना। ये भी एग्जाम में कई बार आता है कि गणपति विसर्जन या गणपति महोत्सव भारत के अंदर किसने शुरू करवाया था? तो वो उनका नाम है बच्चों बाल गंगाधर तिलक, राइट। और इन्होंने बेसिकली ये ट्रेडिशन दोबारा शुरू करवाया टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ फ्रीडम थ्रू स्पीचेस एंड सॉन्ग्स इन 1893। ठीक है, इन्होंने ये सारा शुरू करवाया कैसे? इन्होंने फ्रीडम के मतलब इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्पीचेस दी, ठीक है, गाने गवाए। 1893 की बात से क्या हुआ? उसके बाद उसका रिजल्ट ये निकला कि गणपति विसर्जन भारत के अंदर शुरू हो चुका था। और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि गणपति विसर्जन किसने शुरू किया था भारत के अंदर? तो जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। Right? The basic objective of the two events was to consolidate and organize people on ethnic and religious grounds, infusing a sense of self-pride। क्या कहता है यहां पे? जब 1895 में शिवाजी फेस्टिवल की बात हुई, ठीक है, यहां पर जब गणपति विसर्जन की बात हुई, तो इन दोनों इवेंट से ये क्या करना चाहते थे? ये लोगों को ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, ठीक है, आपकी भाई आप धर्म के नाम पे अलग अलग मत होना, हम धर्म के नाम पे एक ही रहेंगे। और आपके अंदर क्या करेगी? आप जब आपको अपने कल्चर के बारे में पता चलेगा, अपनी संस्कृति के बारे में पता चलेगा, तो आपके अंदर एक सेल्फ प्राइड आएगा, एक आत्मसम्मान आएगा। इन्होंने 1896 से 97 के बीच में नो टैक्स कैंपेन भी शुरू किया था। ठीक है, नो टैक्स, कि हम भैया टैक्स नहीं देंगे। किसके लिए? इन्होंने कहा किसानों को कि भैया यदि आपकी फसल अच्छी नहीं होती है, ठीक है, यदि आपकी फसल अच्छी नहीं हुई, अगर आपकी कमाई अच्छी नहीं हुई, तो आप टैक्स नहीं दोगे, हम आप लोगों के साथ हैं। तो ध्यान रखिएगा, नो टैक्स कैंपेन भी किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। कब किया था? 1896 से 97 के बीच में। अब इन सब की वजह से क्या हुआ? ब्रिटिश अथॉरिटी ने क्या किया था? इनको 1897 में गिरफ्तार कर लिया था। इनको पहले कहा गया कि आप सॉरी बोल दो, हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन इन्होंने सॉरी नहीं बोला। ठीक है, इनको जो है फिर 18 महीने तक जेल में रखा था। और बेसिकली इनको क्यों अरेस्ट किया गया था? क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगाया कि आप समाज के अंदर जो है क्या कर रहे हो? आप समाज के अंदर लोगों को भड़का रहे हो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। इसी वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन्होंने अपनी सॉरी भी नहीं बोली, कहते हम नहीं सॉरी बोलेंगे भैया, जेल में रखना, जेल में रखो, कोई बात नहीं, अपनी बेल करवा लूंगा, राइट। तिलक जी के अलावा और भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, और भी चरमपंथी नेता थे, जैसे बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में क्या कर दिया था? भारत के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो था उस टाइम पे, जो राजनीतिक जो सिनेरियो था, उसको पूरी तरह से क्या किया था? डोमिनेट किया था। The literary works of the nationalists were full of self-esteem and confidence, expressing their dislike for foreign rule and claimed that they would settle for no less स्वराज और independence। क्या कहना चाहता है कि भाई इन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी, इन्होंने जो अपनी पत्रिकाएं लिखी, उन सब से लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दिया था कि भैया हमें अब एकजुट होकर रहना है, हमें देश के अंदर क्या चाहिए? हमें देश के अंदर स्वराज चाहिए, हमें देश के अंदर आज़ादी चाहिए, राइट। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? अपने लिटरेरी वर्क से। लिटरेरी वर्क्स का मतलब होगा जो ये किताबें वगैरह लिखा करते थे, उन सब से ये सारी चीजें क्या हुई? पॉसिबल हुई। ठीक है बच्चों, ये वर्ड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपको याद हो, लाल
बाल पाल। लाल का मतलब क्या हुआ? लाला लाजपत राय। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब होता है बच्चों बिपिन चंद्र पाल। तो ये बेसिकली एक ट्रायो था, एक तिकड़ी थी, ठीक है। और बेसिकली इसके बारे में बताऊं तो लाल पाल बाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल 20वीं सदी की शुरुआत में 1905 से 1918 के दौरान ब्रिटिश भारत में भारतीय राष्ट्रवादियों की एक तिकड़ी थी, ट्रायो था। और ध्यान रखना एग्जाम में पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा ये, लाल पाल बाल का मतलब बताइए, है ना। इन्होंने क्या किया? स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट चीजों का बहिष्कार किया। जितनी भी चीजें बाहर से आई थी, जितने भी जो फॉरेन गुड्स आए थे, उन सबका इन्होंने क्या किया? बहिष्कार किया। और 1907 में बंगाल और 1907 और 1905 में शुरू हुए विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान भारत में बनी चीजों को बढ़ावा देना शामिल कर दिया। हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे जब 1905 के अंदर बंगाल विभाजन, बंगाल पार्टीशन, तो वहां पर हम देखेंगे कि भाई कैसे जो है बंगाल विभाजन हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। और बंगाल विभाजन के अंदर भी इन लोगों ने जो क्या किया था, पूरा जो है पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था भारत के अंदर। उसके अंदर इन्होंने पूरी तरह से क्या किया था? विदेशी वस्तुओं का क्या किया था? बहिष्कार किया था। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर आकर बच्चों हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। आई गेस सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।